आइए दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो मेन बात है, जहाँ पे मतलब लड़ाई झगड़ा और डिस्टरबेंस क्रिएट करना शुरू हुआ, जो लुई 16 है जिसको आर्मी बुलाना पड़ा, उन बातों पे को स्टडी करते हैं। तो जिसको कहते हैं आउट ब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति का मतलब ही होता है कि जब जनता आतुर होने मतलब इनरेस्ट होने लगे, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे राजा के लिए। तो हुआ क्या, जब कभी भी फ्रांस की क्रांति का मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट द रीज़न या कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उसमें आप देखना कि तत्कालिक कारण पूछता है। तात्कालिक कारण मतलब इमीडिएट कॉज, मतलब जैसे दो दोस्तों के बीच में ऑलरेडी दुश्मनी है, दो लड़के हैं, दुश्मनी है, छोटा सा कोई कारण बनता है तो वो आग बड़ा रूप ले लेता है। तो वो बड़ा रूप क्या लिया कि जब लुई 16 का खजाना खाली हो गया, खजाना खाली होने के बाद उनको टैक्स बढ़ाना था। भाई पैसा कहाँ से आएगा महलों और मेंटेनेंस के लिए, राजा के लिए? तो टैक्स बढ़ाने के लिए उन्होंने तीनों स्टेट की मीटिंग बुलाई। बिना, जैसे अभी सिस्टम है या दूसरे देशों में होता था कि राजा खुद से टैक्स बढ़ा दे, ऐसी व्यवस्था वहाँ नहीं थी। तीनों स्टेट के लोगों की सहमति लेनी होती थी। तीन स्टेट कौन सा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जिसमें थर्ड स्टेट के लोग ज़्यादा थे, ज़्यादा टैक्स उसी को देना पड़ता था। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो तीनों स्टेट में लेकिन सिस्टम अलग अलग था। क्या क्या? तो तीन स्टेट में मतलब फर्स्ट स्टेट के लोग 300 आते थे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए उस ग्रुप को। सेकेंड स्टेट के लिए भी 300 आते थे। क्योंकि थर्ड स्टेट में संख्या ज़्यादा थी तो यहाँ 600 लोग आते थे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। आते तो 600 थे, लेकिन वोटिंग का सिस्टम देखिए। मतलब समझिए ये आपका क्लास है, मतलब 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, कुछ भी क्लास मान लीजिए, संख्या इसमें ज़्यादा इस तरह का। अब इस क्लास को एक वोट देने का अधिकार था, मतलब हर एक मेंबर वोट नहीं करेगा, पूरे ग्रुप मिलके एक वोट, ये पूरे ग्रुप मिलके एक वोट, और ये 600 है भले लेकिन एक वोट। तो ये तो थोड़ा सा अब जाहिर सी बात है, एक एक वोट। जब कोई भी बातें पारित करनी होती थी, जब कोई भी बिल पास करना होता था तो ये डोमिनेट कर जाते थे, इसका 2 वोट और इसका एक, ये तो हल्का हो जाता था। तो जब उस दिन मीटिंग बुलाई तो 300, 600 लोग आए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे बैठे थे, उसके पीछे सेकेंड और फिर थर्ड स्टेट के लोग। तब इन्होंने कहा कि ये सिस्टम तो चलेगा नहीं, क्योंकि सारी बातें फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों की ही मान ली जाती थी। जो भी बात होता दोनों मिलकर कर लेते थे वोटिंग सिस्टम के कारण। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने कहा कि एक एक वोट के बजाय क्यों ना हर एक मेंबर को एक वोट का अधिकार दिया जाए। मतलब 300 वोट इसका भी होगा, एक एक वोट करेगा, तो 300 वोट इसका भी होगा, और 600 जो लोग हैं 600 वो भी एक एक वोट करेगा, तो टोटल 1200 वोट होगा। और इसकी भागीदारी मतलब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। जहाँ पे पहले 1/3 ही इसका भागीदारी था, मतलब तीसरा ही तो था, एक एक 3 में 1। अब ये 1200 में 600 थर्ड स्टेट के लोग 600 वोट होगा। तो ये बातें प्रपोजल सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने रखा, और थर्ड स्टेट के लोग, जिस थर्ड स्टेट के लोगों को सपोर्ट कुछ जो पढ़े लिखे थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड जो नोबल था वो भी करते थे। अच्छी बातों का सपोर्ट, जैसे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू या गांधी, इनको ज़्यादा पर्सनल जीवन में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। अंग्रेज़ों के साथ सब कुछ सही ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जो आम किसान मजदूर वर्ग थे उनका सपोर्ट, उनकी स्थिति को देखकर इन्होंने अपने जीवन को झोंका। इसी प्रकार जो अच्छे लोग होते हैं हर सोसाइटी में सपोर्ट करते हैं। तो जब रूसो ने सपोर्ट लिखा तो इस प्रपोजल को राजा के सामने रखा, लुई 16 के सामने। तो लुई 16 ने इसको मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि पहले से जो सिस्टम चल रहा था। तो अब इस बात से नाराज होकर जो थर्ड स्टेट के लोग हैं 20 जून को मतलब पेरिस में ही एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे इकट्ठे हो गए और अपने आप को नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस घोषित कर लिया। क्या घोषित किया? नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। और इन्होंने प्रण लिया, मतलब ओथ ले लिया, शपथ ले ली कि जब तक राजा के पावर को लिमिटेड नहीं करेंगे, मतलब निरंकुश था, तो कंट्रोल नहीं करेंगे, नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक इस नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे, डिसॉल्व नहीं करेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यानी पूरे फ्रांस का अपने आप को अनाउंस्ड नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस घोषित कर लिया। और फिर ये शपथ ले ली
फिर अब क्या हुआ, बातें फिर आगे बढ़ने लगी, मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट होने लगा। फिर शहरों में एक तरफ तो स्थिति इकोनॉमिकल कंडीशंस खराब था, मेन पार्ट यही है, इसको ध्यान से सुनिएगा। नोट में मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों जो प्रोवाइड करूंगा उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है और इस पार्ट को ध्यान से पढ़िएगा। अब शहरों में होर्डिंग की स्थिति आ गई। होर्डिंग की स्थिति, एक तो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब था जिसको संभालने के लिए लुई 16 को, राजा का क्या काम होता है, संभालना, अनबैलेंस्ड हो तो ठीक करना। उल्टा क्या हुआ कि वहाँ पे लोग होर्डिंग करने लगे, मतलब व्यापारी वर्ग और कुछ जो सामान बेचने वाले हैं, मतलब वही मौका, मुसीबत में मौका ढूंढ रहा है। होर्डिंग करना मतलब सामानों को इकट्ठा करना शुरू किया और कहा कि जब प्राइस अधिक बढ़ेगा उस समय इसको बेचेंगे। तो अब दुकानों पे लंबी लंबी लाइनें लगने लगी, जो महिलाएं बच्चे थे इकट्ठा होने लगे, बहुत लंबी लंबी लाइन लगने के कारण डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगा। डिस्टर्बेंस क्रिएट होने के कारण उसका बेकरी का दुकान में तोड़ फोड़ होना शुरू हो गया। तो ये जब सिचुएशन देखा लुई 16 ने कि जब कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने मतलब फ्रांस में अलग अलग हिस्सों से, पेरिस में मतलब जो उसकी राजधानी, तो वहाँ पे आर्मी बुला लिया। भाई राजा का काम होता है सिचुएशन को कंट्रोल करना, तो आर्मी बुलाकर उस पर मतलब वायलेंस का ऑर्डर दे दिया, मतलब मारपीट होने लगी, बस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गए। तो अब इस ऐसी स्थिति होने के कारण लोगों ने क्या किया, बस्टाइल जेल था वहाँ पे, बस्टाइल जेल, मतलब 14 जुलाई 1789 को उन्होंने जेल में जो भी लोग थे, मतलब इकट्ठा जो भी कैदी थे उसको छुड़वा दिया। हालांकि लोग उसमें ज़्यादा कैदी नहीं थे, उसको छुड़वा दिया, मतलब पूरी क्रांति का एक विकराल रूप धारण करने लगा। उसको छुड़वा दिया, फ्री कर दिया। मतलब इतने गुस्से में थे लोग कि वहाँ की उसकी दीवार का एक एक ईंट उठा कर ले गया। अभी आप एनसीईआरटी की बुक में आप देखोगे, उसको फोटो के देखने को मिलेगा। तो बस्टाइल जेल को उन्होंने पूरी तरह से मुक्त करवा दिया। ये वही शहर की स्थिति थी पेरिस की। अब गांव में भी ये अफवाह, रूमर, मतलब अफवाह फैला। क्रांति जब होता है तो छोटी छोटी बातें, जैसे 1857 की क्रांति में देखा ना, चर्बी वाला केस फैला, ऐसे ही गांव में ये रूमर, मतलब अफवाह फैला कि जो जमींदार हैं वो फसलों को बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं, मतलब जो पकी हुई फसल है उसको बर्बाद करेंगे। अब ये बात किसान मजदूर जो इन्होंने खून पसीने से फसलों को उगाया था, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो उसने क्या किया, जैसे हुआ मार काट करना शुरू कर दिया, मतलब महलों को ढाना या राजाओं को पीटना, मतलब इस तरह के जो भी हिंसात्मक कार्य थे, मतलब वायलेंस उन्होंने शुरू किया। इससे क्या हुआ कि जो जमींदार थे वो आसपास के देशों में शरण लेना शुरू हुआ। फिर ये सब देखते हुए लुई 16 ने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने थर्ड स्टेट के लोगों को कहा कि जो तुम्हारी मांग है कि मतलब नेशनल असेंबली घोषित हो और उसके अकॉर्डिंग ड्राफ्ट बने, कानून बने, उसके राजा के पावर को कंट्रोल करने के लिए, मतलब जो उन्होंने थर्ड स्टेट के लोगों ने नियम बनाया था टैक्स में रिफॉर्म के लिए, तो फिर उसको एक्सेप्ट किया। फिर प्रपोजल आगे बढ़ी। इस प्रकार दोस्तों अब क्या हुआ कि 4 अगस्त 1789 को जब क्रांति ने विकराल रूप धारण कर लिया, फैन ऑफ कर दो कोई, 4 अगस्त 1789 को लुईस 16 ने फाइनली जो थर्ड स्टेट ने घोषित किया था नेशनल असेंबली, उसको रिकॉग्नाइज्ड कर दिया। लुई 16 फाइनली रिकॉग्नाइज्ड द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को एक्सेप्ट कर लिया। अब संविधान ने क्या किया, तो पहला एबोलिशिंग ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। तो सबसे पहला जो चोट था थर्ड स्टेट वालों का कि जो प्रिविलेज प्राप्त है फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को, वो ख़त्म करो। जो स्पेशल टैक्स टाइद है उसको ख़त्म करो। तो ये दोनों ही बातों को लागू किया गया, मतलब उसको टैक्स सिस्टम को हटाया और मतलब जो फ्यूडल सिस्टम था टैक्स का उसको हटाया गया, ऑब्लिगेशंस को, उसके स्पेशल प्रिविलेज को ख़त्म किया। और मतलब चर्च के द्वारा बहुत सारा ज़मीन कब्जा किया गया था, जो वहीं दे जाओ, तो बहुत सारा ज़मीन जो कब्जा किया गया था, मतलब स्पेशल जो प्रिविलेज के रूप में चर्च को दिया गया था, उसको सरकार ने अपने कब्जा में किया, मतलब वो टैक्स को हटाया, ज़मीन को अपने कब्जा में किया। इस प्रकार मतलब सरकार का खजाना थोड़ा सा प्रभावित हुआ। 20 बिलियन लिवरेज जो वहाँ की करेंसी होती है उसके खजाने में आया और थोड़ा सा स्थिति सामान्य हुआ। फिर आगे संविधान बनने की बारी। माय डियर फ्रेंड्स, अब जो थर्ड स्टेट के लोगों ने असेंबली घोषित किया था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें व्यवस्थाएं इस प्रकार से थी, इस प्रकार से सिस्टम बनाया गया था।
फ्रेंच कब बनाया 1791 में। उसमें जो हमारा सिस्टम होता है, अभी सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो इंडिया में सिस्टम है, तो वो पहले फ्रांस में ही आया था। उसमें क्या क्या, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। क्या क्या, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। हिंदी में कहते हैं जुडिशरी को न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका और लेजिस्लेचर को विधायिका। विधायिका का काम कानून बनाना, इसका काम लागू करना और इसको न्याय देना, ये होता है। ये सिस्टम फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेशनल असेंबली में ड्राफ्ट किया गया, उसके बाद की ये प्रावधान है जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट में होना। तो अब देखो इसमें क्या क्या था, जज वगैरह। इसमें फाइनली आपको कहा जाए कि जो पावर है राजा से छीनकर जनता के हाथ में दिया गया, तो इसमें कोई दो मत, देयर इज नो डाउट इन इट। कैसे, तो अब देखिए इसमें क्या क्या, 2 तरह के सिटीजन्स को व्यवस्था की गई। एक तो एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स में कौन काउंट होता था, जिसकी उम्र 25 ईयर्स या उससे अधिक हो, मेन हो। वीमेन को अधिकार नहीं दिया गया उस समय में भी, 25 साल या उससे, और अपने जो कमाने जो पैसा कमा रहा है, मजदूरी कर रहा है, 3 डेज वेजेस के इक्वल में सरकार को टैक्स पे करता हो। 3 डेज में जो जितना वेज कमाता है मजदूरी वगैरह, वो उसके इक्वल सरकार को टैक्स पे करता हो। एज कितनी हो, 25 ईयर्स, मेन हो, वो एक्टिव मेंबर्स में काउंट हुए। और पैसिव, बाकी को पैसिव मेंबर्स कहा गया। उसमें कौन कौन आया, औरतें, बच्चे और यूथ जो 25 साल से कम का है, तो उसको पैसिव मेंबर्स कहा, उसको दूर रखा। एक्टिव मेंबर्स का बहुत ज़्यादा पावर हो गया। एक्टिव मेंबर्स वोट के जरिए, डायरेक्टली वोट के जरिए जुडिशरी में आने वाले सभी व्यक्तियों को, मतलब जो भी इसके अधिकारी वगैरह होते थे, जज वगैरह, उसको इलेक्ट करते थे वोट के जरिए। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता था, किंग और मिनिस्टर्स। इसको कंट्रोल कौन करता था, नेशनल असेंबली के लोग। इसमें 745 मेंबर्स हुआ करता था। कितने, 745 सदस्य। ये लेजिस्लेचर का ही एक हिस्सा था। इसको कौन इलेक्ट करता था, 745 मेंबर्स कहाँ से आया, तो इसको इलेक्ट करता था इलेक्टर्स ऑफ 50,000, 50,000 जो मेन थे वो इलेक्ट करते थे। और इसको इलेक्ट कौन करता था, तो एक्टिव मेंबर्स। इसको कौन इलेक्ट करता था, वही एक्टिव मेंबर सिटीजन्स के बारे में मैंने बताया। तो सिस्टम समझ में आया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर और सिस्टमेटिक, मतलब फाइनली पावर कंट्रोल ये राजा को भी और मिनिस्टर को भी कौन करता था, लेजिस्लेचर, जिसके कितने मेंबर्स थे, 745। ये व्यवस्थाएं की गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे भारत का संविधान प्रियम्बल से शुरू होता है। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। प्रियम्बल में क्या देखते हैं कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी है, जो सरकार की जो इंटेंशन है या संविधान का जो इंटेंशन है, जो नागरिकों को अधिकार देना चाहता है, वो उस प्रियम्बल में समाहित है, कंसिस्ट है। इसी प्रकार जो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन मैनिफेस्टो कहा गया, वो इन बातों से स्टार्ट होता है। मतलब उसके समरी को इस तरह समराइज किया गया। क्या क्या, उसको डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्म ऑफ राइट ऑफ मैन एंड वीमेन कहा गया। वो इस तरह से उसका संविधान स्टार्ट हुआ। क्या, इट इज़ कंसिडर्ड द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द नेचुरल विच इज़ बर्थ राइट ऑफ एवरी सिटीजन। मतलब राज्य का यह कर्तव्य होगा कि जो कुछ नेचुरल अधिकार है सिटीजन का, वो उसको देना सुनिश्चित करें, इंश्योर करें, पहला। दूसरी बात कहा कि राइट टू लाइफ, उस नेचुरल राइट में क्या क्या आएगा, उस विच कंसिस्ट ऑफ देम, उसमें क्या क्या है, राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लिख लेना। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोट तैयार किया है, बहुत शानदार तरीके से, ये देखिए इंग्लिश और हिंदी, आपको नोट अपलोड करूंगा, वहाँ पे आपको पूरा मिलेगा। ये पूरा नोट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा, और नोट है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको दूंगा, तो डोंट वरी। तो अब उसमें क्या क्या है, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ। कानून के समक्ष समानता की बात आएगी, एक्सप्रेशन मतलब विचार अभिव्यक्त करने की बात आएगी, जीने का अधिकार आएगा। तीसरा कहा गया कि दीज राइट्स वर गिवन टू एवरी सिटीजन्स एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, मतलब जन्म के आधार पर ही फ्रांस में जो जन्म लेगा उन सभी नागरिकों को ये जन्मजात अधिकार प्राप्त होगा, और ये किसी भी स्थिति में इनसे टेकन अवे यानी नहीं वापस लिया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं।